जय हिंद दोस्तों, क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे, है ना। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये आपका भूगोल का जो फाउंडेशन का क्लास चल रहा है उसमें नेक्स्ट जो है क्लास है। लास्ट क्लास में हमने जो है कि प्रॉपर जो है कि आपका नक्षत्र वगैरह के बारे में, तारामंडल, मुख्य रूप से तारामंडल के बारे में हमने डिटेल से देखा था। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल जो है कि AIU यूनियन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 88 जो है कुल तारामंडल है। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट तारामंडल के बारे में हमने डिस्कस किया था, जैसे आपका जो है कि उर्सा जो है कि मेजर, उर्सा माइनर, यानी कि आपके जो सप्तऋषि मंडल हैं उनके बारे में हमने देखा था। फिर हंटर शिकारी यानी कि शिकारी तारामंडल के बारे में हमने देखा था। तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा देखा था। नक्षत्रों की बात करें तो कुल 27 नक्षत्र हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। कुल कितने नक्षत्र हैं? 27 नक्षत्र हैं। ग्रह हमें डिटेल में पढ़ना है, 8 है। राशियाँ देखें तो 12 है ना। इसी बेस पे सारी चीज़ें क्या होती है, देखिए अब इसी बेस पे देखेंगे ना, इसी बेस पे देखेंगे तो इसी बेस पे स्टार्ट होता है क्या? ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष विद्या, यानी जो प्रेडिक्ट लोग करते हैं, फ्यूचर का प्रेडिक्शन करते हैं, ज्योतिष शास्त्र में ही के अकॉर्डिंग ही होता है। तो वो सारा ज्योतिष शास्त्र का जो गणना होता है, वो ज्योतिष शास्त्र का गणना इन्हीं के आधार पर, इन्हीं के ये जो हम देख रहे हैं, जितनी संख्या देख रहे हैं, इन्हीं संख्याओं के आधार पर ज्योतिष शास्त्र का गणना किया जाता है। एक चीज पता नहीं आप लोगों को पता होगा कि नहीं पता होगा, एक बात याद रखिएगा, ज्योतिष शास्त्र का जो गणना करने की जो सिस्टम है ना ज्योतिष शास्त्र का, वो एक्चुअली हम थोड़ा सा उसे आडंबर तरीके से देख लेते हैं, बट एक्चुअली वो देखा जाए तो वो एक तरीके से टाइम का कैलकुलेशन करने का ये एंशिएंट मेथड है। जैसे आज के टाइम में देखा जाए तो आज हमारे पास वॉच है, घड़ी है ना। आज घड़ी है, घड़ी से हम टाइम देख लेते हैं। तो टाइम देख लेते हैं तो ये टाइम डिफरेंस होता है। इंडिया में टाइम दूसरा होगा, यूरोप में टाइम दूसरा होगा, अमेरिका में टाइम दूसरा होगा, जापान में टाइम दूसरा होगा, कनाडा में टाइम दूसरा होगा। हर एक जगह पे अपना अपना टाइम डिफरेंस पाया जाता है। बट ये जो टाइम देखने का जो नजरिया है ना, जो ज्योतिष शास्त्र का है, जो ज्योतिष शास्त्र का नजरिया है आपका, ज्योतिष शास्त्र का नजरिया है, उस ज्योतिष शास्त्र के अकॉर्डिंग देखें तो वो बिल्कुल एक्यूरेट टाइम होता है। एक्यूरेट टाइम होता है। और वो आप अर्थ के किसी भी हिस्से में चले जाइए ना, वो एकदम टाइम बिल्कुल परफेक्ट होगा, कहीं कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो एक तरीके से ज्योतिष शास्त्र क्या है? टाइम देखने का अपना तरीका है, एंशिएंट जो है कि मेथड है जिसमें टाइम का गणना किया जाता था। ठीक है, आज हम जो है कि वो घड़ी से करते हैं, वॉच से करते हैं। अब तो वो सिस्टम भी खत्म हो गया, धीरे धीरे वो सारा सिस्टम भी खत्म हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अगर एक चीज और मैं यहां थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि जो आपके नक्षत्र हैं या जो राशियां हैं, 27 जो नक्षत्र हैं, नक्षत्रों को आज से लगभग मान के चलिए कि 1500 साल पहले, आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व देखा जाए, 1500 वर्ष पूर्व देखा जाए तो 1500 पूर्व वर्ष पहले एक जो है कि मंदिर बना हुआ है जिसे हम कहते हैं कालाहस्ती मंदिर, काला या कालहस्ती मंदिर, कालहस्ती मंदिर, कालहस्ती मंदिर, कालहस्ती मंदिर है, जिसको हम राहु केतु मंदिर के नाम से भी जानते हैं। राहु केतु मंदिर, मंदिर के नाम से भी जानते हैं, है ना। राहु केतु मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ये पंच जो है कि जो जैसा पंच तत्व होता है ना, पंच तत्व, तो हर एक तत्व से रिलेटेड एक मंदिर बना हुआ है। तो उसमें से जो है कि ये जो मंदिर है ये वायु तत्व से रिलेटेड है, वायु तत्व से रिलेटेड है। ये थोड़ा सा आपको इसलिए मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे जो गेट बना हुआ है ना, जो गेट बना हुआ है, उस गेट पे 27 नक्षत्रों को दिखाया गया है। नक्षत्रों को 27 नक्षत्रों को यहाँ पे दिखाया गया है, इसलिए इस चीज को मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता दिया, है ना। 27 नक्षत्रों को दिखाया गया है।
इसे जो आपका कनप्पा की कहानी है, कनप्पा की कहानी है, जो आप इस पे एक मूवी भी आ रही है, मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो इस पे एक मूवी भी बन रही है, जो है कि एक कनप्पा जो है कि शिव भक्त होता है, और शिव भक्त होता है वो जो है कि भगवान शिव को अपनी आंखें निकाल के क्या कर देता है, दान कर देता है, दे देता है। तो ये जो कनप्पा मंदिर की जो कहानी, जो कनप्पा की कहानी है, कनप्पा की कहानी इसी मंदिर से जुड़ी हुई है। और ये जितने भी मंदिर है, ये शिव का मंदिर है, यहां पे भगवान शिव हैं, भगवान शिव हैं, भगवान शिव यहां पे हैं, विराजमान है। जितने भी पंच तत्व मंदिर हैं सब जो है कि भगवान शिव से ही रिलेटेड हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बता दिया इसलिए क्योंकि आज से समझिए कि 1500 साल पहले जब कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई स्कोप नहीं था, कोई सैटेलाइट नहीं थी, कोई इमेजिनरी नहीं थी, उस टाइम जो है कि हमारे ऋषि मुनि महात्माओं ने देखिए कि 27 नक्षत्रों को गणना ही नहीं किया था, बल्कि उनके शेप और साइज को गेट पे क्या किया था, उकेरा था प्रॉपर स्पष्ट रूप से। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। इसी तरीके से देखेंगे ना, इसी तरीके से देखेंगे तो जो हनुमान चालीसा है, हनुमान चालीसा में सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो है कि दूरी का मेंशन किया गया है ना। युग सहस्त्र योजन फल भानु लील्योताय मधुरफल जानू, कहा जाता है ना, जब भगवान जो है कि जो हनुमान जी छोटे थे, बाल अवस्था में थे, तो उनको बहुत जोर से भूख लगी थी। उन्होंने देखा कि एक पेड़ पे जो है कि लाल फल जो है कि लटक रहा है, वो पेड़ पे गए तो फिर और जो है कि क्या हो गया, फल दूर हो गया। इसी तरीके से वो कहा जाता है पृथ्वी से पूरा आसमान में जाके सूर्य को निगल गए। तो वहीं पे ये वर्णन किया गया है, युग सहस्त्र योजन फल भानु लील्योताय मधुरफल जानू। तो यहाँ पे जो है कि पृथ्वी से सन की बीच की दूरी का मेंशन किया गया है यहाँ पे, और जो लगभग सही है, लगभग सही है। जब ये यहाँ पे ये थोड़ा सा डिटेल में देखा जाएगा, जब आएगा, जब वो सेक्शन आएगा तो वहाँ पे इसको थोड़ा सा डिटेल में देखा जाएगा। ठीक है, अब बिना देर किए आगे चलते हैं। अब जो है कि आज का जो हमारा हेडिंग है, नेक्स्ट जो है कि हेडिंग है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी, सेंचुरी या सेंचुरी, ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये क्या है, तो यह एक तरीके से जो है ना, ये एक तारा है। ये क्या है, तारा है, तारा है, याद रखिएगा, ये एक तारा है। इसको अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे मित्र सी के नाम से जानते हैं, मित्र सी के नाम से जानते हैं, ऐसे सेंचुरी सी के नाम से जानते हैं, सेंचुरी सी के नाम से जानते हैं, या इसे अल्फा सेंट सी के नाम से जानते हैं, अल्फा सेंट सी के नाम से जानते हैं। अलग अलग बहुत सारे इसके नाम हैं, उस नाम के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो ये एक स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हमें थोड़ा सा जानना जरूरी है। इसलिए जानना है कि जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है ना, ये हमारे पृथ्वी से नजदीक का दूसरा सबसे नजदीक का तारा है। पहला कौन है, सूर्य है, पहला कौन है, सूर्य है, जबकि दूसरा देखा जाए तो दूसरा क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि हमारे पृथ्वी से नजदीक, यानी कि दूसरा सबसे बड़ा नजदीक जो है कि तारा कौन सा है, दूसरा सबसे नजदीक का तारा कौन सा है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, पृथ्वी से दूसरा सबसे नजदीक का तारा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके बारे में देखते हैं, तो ये नरतुरंग जो है कि तारामंडल का भाग है, नरतुरंग तारामंडल का भाग है, तारामंडल का भाग है। ये भी कई बार पूछा गया है, हालांकि ये आयोग लेवल पे पूछा गया है कि जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है किस तारामंडल का भाग है, तो नरतुरंग तारामंडल का भाग है। यहां पे अवस्थित ये एक लाल बौना ग्रह, यह भी याद रखिए, प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है, एक लाल बौना ग्रह, लाल बौना ग्रह है, लाल बौना तारा है, सॉरी ग्रह नहीं तारा, लाल बौना तारा है। लाल बौना तारा मतलब ये हो गया कि यह, इसकी टेम्परेचर बहुत लो है, कहीं ना कहीं अपने ये लोवेस्ट पॉइंट पे, अब ये धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रहा है। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
सूर्य के बाद का सूर्य के बाद, या ऐसे लिखिए, पृथ्वी से दूसरा निकट का तारा, दूसरा निकट का तारा, निकट का तारा है, निकट का तारा है, ठीक है, दूसरा निकट का तारा है। इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, यह भी याद रखिएगा, इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। नहीं देखा जा सकता, ठीक है, इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, यह भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसके बाद देखिए, छोटा है, एक चीज और याद रखिएगा, सूर्य की तुलना में छोटा है, सूर्य की तुलना में छोटा है। तो ये सारी बातें जो है कि इसके बारे में स्पष्ट रूप से थोड़ा सा हाँ जी, तो ये हमने जो है कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानी। उसके बाद एक स्ट्रक्चर आता है क्लस्टर, एक स्ट्रक्चर आता है क्या, क्लस्टर, एक स्ट्रक्चर आता है क्लस्टर, या इसे बोलते हैं सुपर क्लस्टर क्या है, तो सुपर क्लस्टर 3 आकाश गंगाओं का सेट है, याद रखिएगा, सुपर क्लस्टर क्या है, 3 गैलेक्सी या आकाश गंगा का क्या है, सेट है, 3 गैलेक्सी का सेट है। 3 गैलेक्सी के सेट को क्या बोलते हैं, सुपर क्लस्टर, 3 गैलेक्सी के सेट को क्या बोलते हैं, सुपर क्लस्टर बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो गैलेक्सी है, यानी कि हमारा जो, हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम क्या है, दुग्ध मेखला, उसका नाम क्या है, दुग्ध मेखला। हम किस में रहते हैं, तो हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं, हम जिस गैलेक्सी में रखते हैं उसका नाम क्या है, दुग्ध मेखला या मिल्की वे, क्या बोलते हैं, दुग्ध मेखला या मिल्की वे। यानी कि हमारे जो है कि हमारी जो दुग्ध मेखला है वो भी एक क्लस्टर का क्या है, पार्ट है, एक क्लस्टर का क्या है, पार्ट। तो एक क्लस्टर का पार्ट है, इसका मतलब कि इसमें भी 2 और जो है कि गैलेक्सी होंगी, 2 और गैलेक्सी होंगी। तो हमारी दुग्ध मेखला के नजदीक की जो गैलेक्सी है उसे बोलते हैं देवयानी, क्या बोलते हैं, देवयानी। अंग्रेजी में बोलते हैं इसे एंड्रोमेडा, क्या बोलते हैं, एंड्रोमेडा, देवयानी या
मेडा इसका जो है कि नाम है। ठीक है, ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई। तीसरी है आपकी ये है ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर गैलेक्सी। इसको और भी अलग अलग नामों से जानते हैं। ये क्या है? ट्रायंगुलर गैलेक्सी, यानी कि दुग्ध मेखला, देवयानी और ट्रायंगुलर गैलेक्सी। तो याद रखिएगा, यहां से एक प्रश्न ये बनता है जो अभी तक पूछा नहीं गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैलेक्सी हमारे एक सुपर क्लस्टर का पार्ट नहीं है। या फिर दूसरा प्रश्न ये जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि हमारी गैलेक्सी के नजदीक की गैलेक्सी कौन है? तो हमारी नजदीक की गैलेक्सी है देवयानी। ठीक है, देवयानी हमारी नजदीक की गैलेक्सी है। ये भी आप याद रखिएगा कि देवयानी क्या है? हमारे नजदीक की गैलेक्सी है। इस तरीके से देखा जाए तो हमने सुपर क्लस्टर में 3 गैलेक्सी देखी, दुग्ध मेखला, देवयानी और ट्रायंगुलर भी एक गैलेक्सी है। इसके अलग अलग और भी बहुत सारे नाम हैं, बट ये कभी पूछा नहीं जाएगा, वनडे एग्जाम में। हाल देखिए, अगर आयोग लेवल पे टफ क्वेश्चन बनाए ना हो तब इसका नाम आ सकता है, लेकिन आज तक इसका नाम कभी भी आया नहीं है, कभी भी पूछा नहीं गया है। तो ये मुश्किल है कि इस पे प्रश्न पूछे। ये 2 में से प्रश्न पूछता है तो दुग्ध मेखला हमारी अपनी गैलेक्सी है, जिसको हम आकाशगंगा के नाम से भी जानते हैं। गैलेक्सी यानी आकाशगंगा, है ना। तो हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? दुग्ध मेखला। इंग्लिश में बोलते हैं मिल्की वे। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिल्की वे। इसकी पड़ोसी जो गैलेक्सी है या जो आकाशगंगा है वो क्या है? देवयानी है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? एंड्रोमेडा। ठीक है, एंड्रोमेडा हमारी क्या है? नजदीक की गैलेक्सी है, नजदीक की गैलेक्सी है। इसी में देखेंगे ना, इसी में, अच्छा, अपने जो है कि जो दुग्ध मेखला है, जो आकाशगंगा है, इसी में एक और जो है कि स्टार है, एक और तारा है जिसे बोलते हैं साइरस, या इसी को बोलते हैं डॉग स्टार। साइरस या डॉग स्टार, सीरिस या साइरस नाम देते हैं। अलग अलग देखेंगे ना तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम देता है डॉग स्टार। तो ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसे डॉग स्टार पूछा जो है कि कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी डॉग स्टार का नाम आए तो याद रखिएगा साइरस या सीरीज जो है कि करके आपका एक ऑप्शन होगा, वही होगा क्या? डॉग स्टार का ऑप्शन। तो ये चीजें यहां से पूछी जाती है। इसके बाद जो है कि बात खत्म होगी। एक चीज और जो है कि थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि सरस्वती क्लस्टर एक स्ट्रक्चर है, सरस्वती क्लस्टर। सरस्वती क्लस्टर है ना, सरस्वती क्लस्टर है। ठीक है, सरस्वती सुपर क्लस्टर सरस्वती सुपर क्लस्टर ब्रह्मांड में ज्ञात अब तक की सबसे बड़ी संरचना। याद रखिएगा, मानव द्वारा ब्रह्मांड में खोजी गई अब तक की सबसे बड़ी संरचना।
संरचना है। अगर कभी ऐसा प्रश्न बन जाए, हालांकि अभी तक पूछा नहीं है ना, अभी तक ये पूछा नहीं है, अगर कभी पूछ दे कि ब्रह्मांड में मानव द्वारा खोजी गई सबसे बड़ी संरचना कौन कौन सी है, तो ब्रह्मांड में जो है कि मानव द्वारा खोजी गई सबसे बड़ी संरचना सरस्वती सुपर क्लस्टर है। सुपर क्लस्टर यानी कि इसमें भी 3 जो है कि आपके गैलेक्सी का ये भी सेट है, लेकिन ये बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है। आज तक मानव इसे ही ढूंढ पाया है, इससे बड़ी संरचना ब्रह्मांड में नहीं ढूंढ पाया है। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक चीज और लास्ट बच गया है, वो बच गया है आपका गैलेक्सी। वो क्या बच गया है आपका, ठीक है, वो एक चीज बच गई है गैलेक्सी, है ना। चलिए आ जाते हैं गैलेक्सी पे। गैलेक्सी गैलेक्सी या इसे ही बोलते हैं आकाशगंगा हिंदी में। आकाशगंगा, इसे क्या बोलते हैं, आकाशगंगा। एक एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार यही प्रश्न पूछ देता है ना कि ब्रह्मांड में अवस्थित हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है। तो निम्नलिखित में से कौन सा नाम हमारे आकाशगंगा के लिए उपयुक्त है, या कौन सा यूज किया जाता है, दुग्ध मेखला या मिल्की वे, वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा। तो ये बहुत बार पूछा हुआ है, छोटे एग्जाम में तो बहुत पूछता है, रेलवे वगैरह, एसएससी हो गया, है ना, एसआई हो गया, कांस्टेबल हो गया, और जो है कि आपकी ये ऐसे जो एग्जाम है, छोटे मोटे एग्जाम है, खूब पूछता है इस चीज को। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, दुग्ध मेखला। हम जिस गैलेक्सी में अवस्थित हैं उसका क्या नाम है, दुग्ध मेखला या मिल्की वे, इस चीज को याद रखिएगा। अब यहां पे तो हम गैलेक्सी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। अब यहां पे हम गैलेक्सी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली संरचना ओवरऑल देखते हैं ना, कि पूरा मतलब कि अगर देखते हैं तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है, सबसे ऊपर मिलेगा आपका ब्रह्मांड, ब्रह्मांड मिलेगा, ब्रह्मांड मिलेगा, ठीक है। ब्रह्मांड के बाद देखेंगे तो यहां पे हमें मिलेगा गैलेक्सी, गैलेक्सी, गैलेक्सी से नीचे आएंगे तो मिलेगा आपका तारामंडल, तारामंडल, तारामंडल के बाद देखेंगे तो आपको मिलेंगी राशियां, राशियां, नक्षत्र, नक्षत्र, नक्षत्र के बाद आ जाएंगे और नीचे आएंगे सौर मंडल आपको दिखेगा, सौर मंडल, सौर मंडल से नीचे आएंगे तो आपका जो है कि सेंटर में क्या लिखेगा, सूर्य, सूर्य दिखेगा, सूर्य दिखेगा। और उसके बाद देखेगी हमारी पृथ्वी, जिस पे हम रहते हैं, पृथ्वी। हमें पृथ्वी तक तो आना है ना। तो हमने क्या देखा, ब्रह्मांड, गैलेक्सी, गैलेक्सी के बाद आते हैं तारामंडल, तारामंडल के बाद आते हैं आपकी राशियां, राशियों के बाद नक्षत्र, नक्षत्र के बाद सौर मंडल, सौर मंडल के बाद सूर्य, सूर्य के बाद आपका पृथ्वी, पृथ्वी पर हम आ गए। तो इस तरीके पूरा स्ट्रक्चर, चाहे तो एक एक चीज यहां पे और बढ़ सकती है, सुपर क्लस्टर, सुपर क्लस्टर एक यहां पे स्ट्रक्चर और बन सकता है, ठीक है। तो ये पूरी जो है कि क्रोनोलॉजी है, बड़े से यानी कि स्टार्टिंग से एंडिंग तक, ठीक है। चाहे आप ऊपर से नीचे आ जाइए, चाहे आप नीचे से ऊपर जाइए, पूरा स्ट्रक्चर आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं गैलेक्सी। तो गैलेक्सी के निर्माण के बारे में बात करते हैं, निर्माण, निर्माण या संगठन की बात करते हैं। तो संगठन में 4 वस्तुएं, चार चीजें आती हैं मुख्य रूप से, मुख्य रूप से 3 आती हैं, मुख्य रूप से 3 चीजें हैं, 3 चीजें हैं, 3 चीजों से निर्माण होता है ना। हालांकि चौथा अदर जो है कि चीजों जो है कि हम वहां पे देख लेते हैं। एक है आपका डस्ट, धूल, धूल होगा, प्लस आपका क्या होगा, प्लस होगा आपका गैस, गैस, और प्लस होगा आपका यहां पे स्टार्स, तारे,
तारे, तारे है ना, तारे। ये तो हो गया। इसके अलावा और देखते हैं तो और एक चीज होता है अन्य, जो है कि यहां पे अन्य एक और डाल लेते हैं, अन्य ब्रह्मांडीय पिंड। अन्य ब्रह्मांडीय पिंड। इस तरीके से चार कंपोनेंट से मिलकर के जो है कि आकाशगंगा का निर्माण होता है। चार कंपोनेंट से मिलकर क्या होता है, आकाशगंगा का निर्माण होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, धूल और गैस, तारे और अन्य ब्रह्मांडीय पिंड मिलकर क्या करते हैं, एक गैलेक्सी का या एक आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। अब दिक्कत यह है ना, जो अब निर्माण होता है उसमें देखेंगे तो जो सेंटर वाला पार्ट है, जो इसका बीच वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट एकदम जैसे ये है बीच, बीच में जो आपका गैलेक्सी है, गैलेक्सी के बीच में ब्लैक होल होता है। क्या होता है यहाँ पे, गैलेक्सी के बीचों बीच देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ब्लैक होल दिखेगा। गैलेक्सी के बीचों बीच देखेंगे तो आपको ब्लैक होल दिखेगा, ब्लैक होल। और इसके आसपास बहुत सारे तारे घूमते हुए राउंड शेप में जो है कि नजर आते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से देखेंगे इस तरीके से देखेंगे तो गैलेक्सी का जो है कि एक शेप हमें दिखाई देता है। बहुत सारे तारे जो है कि इसमें देखेंगे ना, बहुत सारे तारे इसमें घूमते रहते हैं, अलग अलग जो है कि इस तरीके से इसमें अलग अलग जो है कि आर्म्स बने होते हैं, अलग अलग आर्म्स बने होते हैं। ऐसे क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसको थोड़ा सा मोटा ही कर देते हैं ऐसे। इस तरीके से जो है कि एक आर्म ये हो गया, दूसरा ये आर्म हो गया, इस तरीके से, और तीसरा जो है कि एक और आर्म हो जाता है इस तरीके से। ये थोड़ा गड़बड़ बन रहा है, ये सही बन नहीं पा रहा है, रुक जाओ। ये आपका सेंटर में ब्लैक होल हो गया। ठीक है,
इस तरीके से गैलेक्सी हो गई। अब गैलेक्सी में देखते हैं तो आर्म्स बने होते हैं, तीन आर्म्स बने होते हैं अलग अलग, मतलब कि यहाँ पे व्हाइट कलर के जो है कि आर्म्स, या कह लीजिए कि अब वो तारों के कलर पे डिपेंड करता है कि आर्म्स किस तरह के होते हैं। तो यहाँ पे व्हाइट कलर ही ले लेते हैं, ज़्यादा सही दिखता है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से देखते हैं। ठीक है, एक रेड कलर ले लेते हैं। एक और कलर ले लेते हैं। इस तरीके से देखेंगे तो तीन आर्म्स जो है कि नजर आते हैं सामान्य तौर पे। तो सामान्य तौर पे याद रखिए, पूछा जाता है या पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि हमारी गैलेक्सी में कितनी भुजाएं हैं, कितने आर्म्स हैं। तो तीन आर्म्स हैं, तीन भुजाएं हैं, तीन भुजाएं हैं, तीन भुजाएं हैं, 3 आर्म्स हैं, है ना। अब यहां पे देखेंगे, ये जो सेंटर वाला पार्ट है, ये जो आपका सेंटर वाला पार्ट है, यहां पे बहुत सारे आपको स्टार्स दिख जाएंगे। यहां पे बहुत सारे सेंटर वाले पे यहां पे देखेंगे बहुत सारे स्टार होंगे, बहुत सारे स्टार होंगे। यहाँ पे स्टार की संख्या क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। यहाँ पे स्टार की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। यहाँ पे सेंटर में ये वाले पार्ट में देखेंगे स्टार आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पे पूरा जो ब्लैक होल है वो कवर होता है, पूरा स्टार से कवर होता है, पूरा स्टार से, यहाँ पे पूरा स्टार से ये कवर होता है। बाहर की तरफ भी आपको स्टार मिलेंगे, लेकिन बाहर की तरफ स्टार आपको कम मिलेंगे। जैसे जैसे आप सेंटर से, गैलेक्सी में जैसे जैसे सेंटर से बाहर की तरफ जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको स्टार्स कम देखने को मिलेंगे। और जैसे जैसे बाहर से सेंटर की तरफ आएंगे, वहाँ पे आपको स्टार्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ें हमें देखने को यहाँ पे मिलती है। ब्लू कलर भी थोड़ा ले ही लेते हैं। इस तरीके से इसमें अलग अलग क्या होते हैं, स्टार होते हैं अलग अलग। जो है कि जो ये सेंटर वाला पार्ट है, जो ये आपका सेंटर वाला पार्ट है, ये जो सेंटर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, सेंटर वाला पार्ट, जहां पे तारों की संख्या ज्यादा है, जहां पे तारों की संख्या क्या है, ज्यादा है, इसे कहते हैं बल्ज। इसे क्या बोलते हैं, बल्ज बोलते हैं, बल्ज, बल्ज बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, बल्ज बोलते हैं, बल्ज बोलते हैं। सेंटर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, बल्ज। ये आपकी क्या है, ये आपकी भुजाएं हैं। ये तीन क्या है, भुजाएं हैं। एक जो है कि रेड कलर से, ग्रीन कलर से, व्हाइट कलर से, तीन क्या है, भुजाएं हैं। यहाँ पे देखेंगे तो सेंटर में बहुत ज्यादा तारे हैं। सेंटर में क्या है, बहुत ज्यादा तारे हैं, बहुत ज्यादा तारे। ठीक है। और यहाँ पे कहीं पे कॉर्नर में, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कहीं पे कॉर्नर में हमारा सन है। यहाँ पे कहीं पे कॉर्नर में क्या है, हमारा सन है, हमारा सूर्य है। हमारा सूर्य जो है कि यहाँ पे कहीं पे कॉर्नर में है। और ये जो है कि ये पूरा परिक्रमा करता है। ये यहाँ से पूरी ये क्या करता है, पूरा ये घूमता है, एक चक्कर लगाता है गैलेक्सी का। गैलेक्सी का ये पूरा चक्कर लगाता है, गैलेक्सी का। इस तरीके से देखेंगे तो ये गैलेक्सी का क्या होता है, टाइम टू टाइम पे चक्कर लगाता रहता है सन, और बहुत स्पीड से लगाता है ना। तो ये लंबा समय, लगभग 250 जो है कि लाख वर्ष के आसपास जो है कि लगते हैं, 250 मिलियन ईयर के आसपास जो है कि लगते हैं, है ना। 250 मिलियन ईयर के आसपास जो है कि यहाँ पे लगते हैं। और बहुत फास्ट गति से घूमता है। बड़े फास्ट गति से घूमने का मतलब, सन जो चक्कर लगाता है, सन जो गैलेक्सी का चक्कर लगाता है, वो 250 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से लगाता है। किस हिसाब से लगाता है, 250 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से, लगभग जो है कि 25 करोड़
वर्ष जो है में जो है कि आपका पूरा एक चक्कर लगाता है, या 250 मिलियन ईयर में जो है कि चक्कर लगाता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होगी। और इसमें क्या चीज रह गया, एक चीज और रह गया, इसका जो व्यास है, व्यास, इसका ये जो व्यास है, ये जो व्यास है, व्यास, ये व्यास कितना है, तो ये व्यास देखते हैं तो अप्रॉक्स जो है कि आपका ये 1,00,000 लाइट ईयर, 1,00,000 लाइट ईयर, लाख प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष, 1,00,000 प्रकाश वर्ष के आसपास इसका क्या है, व्यास है। साथ ही साथ एक चीज और याद रखिएगा, एक चीज और याद रखिएगा कि जो आपके इसमें तारे हैं, जो आकाशगंगा में तारे हैं, जो हमारी आकाशगंगा है, हमारी आकाशगंगा में जो तारे हैं, उन तारों का टोटल जो द्रव्यमान है वह 98% है। कितना है, 98%। जो पूरा गैलेक्सी या पूरा जो मिल्की वे का जो है कि आपका मास है, मास, द्रव्यमान है ना, उस टोटल मास का, गैलेक्सी के टोटल मास का 98% मास जो है कि किसके हैं, तारों के हैं। बाकी 2% में, सिर्फ 2% में, बाकी 2% में आपके सारे कुछ हैं, जितने भी आपके जो है कि आपके गैसेज हैं, डस्ट हैं, और साथ साथ आपके उल्का पिंड है, एस्ट्रॉयड है, मेटियोर्स है, प्लेनेट्स हैं, ये सब मिला के कितने में है, 2% में है। तो इस चीज को याद रखिएगा। सेम वैसे ही सन की बारे में बात करेंगे, तो सन के बारे में भी बात करेंगे ना, तो पूरे सौरमंडल का अप्रॉक्स जो है कि 98% टोटल द्रव्यमान, टोटल मास किसका है, सन का है। बाकी 2% में पूरा जो है कि हमारा सौरमंडल है। सेम वैसे ही गैलेक्सी के बारे में बात करेंगे, तो गैलेक्सी में जितने तारे हैं उनका द्रव्यमान, उनका जो है कि आपका टोटल कितना हो जाता है मास, तो 98%, बाकी 2% में सब कुछ है। तो इस तरीके से जो है कि ये आपका आकाशगंगा या दुग्ध मेखला वाला या जो है कि टॉपिक कंप्लीट हुआ। यहाँ पे जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्न हमने जो है कि आपको बता दिए। अब यहाँ पे एक चीज और थोड़ी सी रह गई है, थोड़ी सी एक चीज और यहाँ पे रह गई है, आकृति, गैलेक्सी की आकृति। आकृतियां है ना, शेप, साइज, किस शेप साइज में अरेंज होती हैं। तो देखिए सामान्य तौर पे जो गैलेक्सी होती है, गैलेक्सी 3 आकृति की या 3 आकार की होती हैं। आकृति या आकार, आकार है ना। तो 3 जो है कि आपके आकृति या आकार की जो है गैलेक्सी पाई जाती हैं। उसमें सबसे पहला है आपका सर्पिलाकार, सर्पिलाकार जिसे फर्स्ट बोलते हैं सर्पिलाकार। सर्पिलाकार गैलेक्सी, ठीक है। दूसरी है आपकी दीर्घवृत्ताकार, वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार। और तीसरा है अनियमित प्रकार की, अनियमित प्रकार की। तो सर्पिलाकार मतलब कि जैसे सर्प कुंडली मार के बैठा होता है ना, जैसे सर्प होता है कुंडली मार के, जैसे यहां से सर्प बैठना स्टार्ट किया, इस तरीके से कुंडली मार के बैठा हुआ है। तो इसी तरीके से माना जाता है, थोड़ा सा इसको स्पष्ट बनाते हैं। जैसे सर्प ऐसे कुंडली मार के बैठा होता है, ऐसे कुंडली मार के बैठा होता है, ऐसे ही माना जाता है कि हमारी गैलेक्सी भी है।
और उसी में तारों का अरेंजमेंट सेम वैसा ही है। तो हमारी दुग्ध मेखला कैसी है? सर्पिलाकार है। दुग्ध मेखला कैसी है? सर्पिलाकार है। या मिल्की वे जो हमारा जो है कि सर्पिलाकार है, इस चीज को याद रखिएगा। दीर्घवृत्त, अच्छा सबसे ज्यादा गैलेक्सी इसी प्रकार की होती है। अप्रॉक्स 80% जितनी गैलेक्सी हमारी ब्रह्मांड में पाई जाती है ना, 80% गैलेक्सी आपकी सर्पिलाकार है। बाकी आप देखेंगे तो 12% के आसपास, 13% के आसपास आपकी दीर्घवृत्ताकार है, और बाकी की क्या है? आपकी अनियमित प्रकार की। अनियमित प्रकार से मतलब ये हो गया कि ऐसी गैलेक्सी जिसका प्रॉपर कोई एक शेप साइज नहीं है, प्रॉपर एक कोई शेप साइज नहीं है, वो डिफरेंट है, वो अलग अलग उनका अरेंजमेंट है, तो इसलिए उन्हें अनियमित प्रकार की जो है कि गैलेक्सी के अंतर्गत रख दिया गया है। तो इस तरीके से मोटा मोटा देखते हैं ना, तो लगभग जो है कि 93% गैलेक्सी प्रॉपर एक शेप में है, एक साइज में है, एक उनका प्रॉपर अरेंजमेंट है, उनका प्रॉपर एक जो है कि डिसिप्लिन है, उसी अकॉर्डिंग वो चल रही हैं, है ना। बाकी 7% ऐसी गैलेक्सी होती हैं, लगभग 7% के आसपास, है ना, जिनका कोई प्रॉपर एक डिसिप्लिन नहीं है। ठीक है, तो ये अनियमित प्रकार की गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी किस प्रकार की है? तो सर्पिलाकार प्रकार की है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि हमारी गैलेक्सी सर्पिलाकार प्रकार की है। ये बात क्लियर हो गई। अब एक तरीके से देखा जाए तो ये चैप्टर क्या हो गया? समाप्त हो गया। ये जो हम कॉस्मोलॉजी का चैप्टर देख रहे थे, कॉस्मोलॉजी का चैप्टर लगभग समाप्त हो गया। अब हम कहां पे आ जाएंगे? सोलर सिस्टम पे आ जाएंगे। सोलर सिस्टम पे आ जाएंगे और सोलर सिस्टम में हमें एक एक करके सारी चीजों को देखना है। सबसे पहले हम सोलर सिस्टम देखेंगे, सोलर सिस्टम के पार्ट्स देखेंगे, है ना। उसका हेड कौन है? सन है, तो सबसे पहले सन के बारे में देखेंगे। उसके बाद सोलर सिस्टम में सारे जो है कि ग्रहों के बारे में देखेंगे, एक एक ग्रह के करके क्या क्या फीचर है, क्या क्या वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सब के बारे में प्रॉपर एक एक करके देखा जाएगा। लेकिन इन सबसे पहले कुछ और छोटे टॉपिक्स हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, या कहीं इंटरव्यू वगैरह में कोई पूछ देता है, या फिर कभी कभी जो है कि आप तैयारी करने जाते हो किसी कोचिंग में ना, तो गांव वाले का अच्छा कहाँ पढ़ रहे हो? ये जो ये कोचिंग में कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं, अच्छा बहुत पढ़ रहे हो, अच्छा चलो बताओ इसके बारे में। तो उसके बारे में एक आध दो छोटे टॉपिक्स हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे आपका एक है श्वेत वीवर। जैसे श्याम वीवर होता है ना काला ब्लैक होल, वैसे ही होता है व्हाइट होल। वैसे ही क्या होता है? व्हाइट होल भी होता है, व्हाइट होल। ठीक है, अब व्हाइट होल का कॉन्सेप्ट क्या है? तो व्हाइट होल के कॉन्सेप्ट में हमेशा समझिए, ये ब्लैक होल के जस्ट अपोजिट होगा। ये क्या होगा? ये ब्लैक होल के विपरीत संरचना है। इस चीज को याद रखना है कि ये क्या है? ब्लैक होल की जस्ट विपरीत संरचना है। विपरीत संरचना है मतलब ये क्या हो गया? ब्लैक होल की अब जो क्वालिटी क्या है? ब्लैक होल की क्वालिटी क्या है? मैं आपको सारी चीजें बता रखा हूं। ब्लैक होल की जो है डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। किसी भी चीज को अपने तरफ खींच लेता है, कोई भी चीज इससे बाहर नहीं जाती है, सब कुछ इसके अंदर चली जाती है। ठीक है, तो सेम वैसा ही इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए। ये जो व्हाइट होल है किसी भी चीज को अपने अंदर नहीं लेता, इसके अंदर से सारी चीजें बाहर आ जाती हैं। एक तरीके से याद रखिए, ये एक काल्पनिक बिंदु है। एक ये क्या है? एक काल्पनिक बिंदु है। काल्पनिक बिंदु है।
जो सब कुछ अपने से बाहर फेंकता है, जो क्या करता है, सब कुछ अपने से बाहर फेंकता है, यानी कि प्रकाश भी लगातार इससे क्या होता है, प्रकाश निकलता रहता है, प्रकाश निकलता रहता है। लगातार देखेंगे तो इससे क्या होता है, प्रकाश निकलता रहता है। ब्लैक होल हर एक चीज को अपने तरफ खींच लेता है, प्रकाश को भी खींच लेता है, सारी वस्तुओं को खींच लेता है, जबकि ये हर एक चीज को अपने से बाहर फेंकता है और इससे प्रकाश जो है कि क्या होता है, हमेशा जो है कि प्रकाश निकलता रहता है। प्रकाश के साथ एक चीज और निकलती है, ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा निकलती है। ये भी चीज याद रखिएगा, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जो है कि कई बार जो है कि डिस्कशन में, कई बार एक एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो श्वेत विवर या व्हाइट होल का कॉन्सेप्ट जो है कि थोड़ा सा याद रखिएगा। अब एक दो चीजें और हैं, जैसे बिग क्रंच, बिग क्रंच, बिग क्रंच, बिग क्रंच, या इसी को कहते हैं, एक और नाम देते हैं सुपर क्रंच, सुपर क्रंच सिद्धांत, सुपर क्रंच सिद्धांत, सुपर क्रंच सिद्धांत। अब इस सुपर क्रंच सिद्धांत क्या है, सुपर क्रंच सिद्धांत क्या है, तो ये एक परम शून्य की अवस्था है। क्या है, परम शून्य की अवस्था, परम शून्य की अवस्था है, परम शून्य की अवस्था है। परम शून्य की अवस्था का मतलब क्या हो गया, जैसे हमने पढ़ रखा है कि ब्रह्मांड का लगातार क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है, विस्तार हो रहा है, विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। और एक टाइम तो आएगा ना, एक टाइम आएगा जब ब्रह्मांड में जो एनर्जी का स्रोत है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एनर्जी मिलता किससे है, तारों से, तारे ही तो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ना, तारों में ही नाभिकीय जो है कि संलयन होता है और उसी से जो है कि ऊर्जा विमुक्त होती है, निकलती है, और वही जो है कि ऊर्जा का मुख्य केंद्र है। तो एक समय ऐसा आएगा जब ब्रह्मांड के सारे तारों का जो आपका हाइड्रोजन है हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, सब जो है कि ऊष्मा और प्रकाश निकालना क्या होंगे, बंद कर देंगी। तो उस समय देखा जाएगा कि पूरे ब्रह्मांड का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, शून्य की अवस्था में चला जाएगा। उसे ही कहा गया है परम शून्य की अवस्था। तो जब पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का स्रोत यानी कि सारे जो है कि सन की डेथ हो जाएगी, सारे ऊर्जा का स्रोत समाप्त हो जाएगा, उस अवस्था में ब्रह्मांड एक परम शून्य की अवस्था में चला जाएगा, जहां पे ऊर्जा का कोई स्रोत नहीं होगा, पूरा ब्रह्मांड ठंडा होने लगेगा। और ठंडा और गर्म होने का नेचर क्या है, जब कोई वस्तु गर्म होती है तो फैलती है, जब कोई वस्तु एक्सट्रीम ठंडी होती है तो सिकुड़ती है। तो यही कहा गया है कि जब ब्रह्मांड में परम शून्य की अवस्था आ जाएगी, परम शून्य की अवस्था आ जाएगी, परम शून्य की अवस्था मतलब कि ऊर्जा का कोई स्रोत नहीं बचेगा। तो जब परम स्रोत जो है कि परम शून्य की अवस्था आ जाएगी तो पूरा ब्रह्मांड सिंक करने लगेगा, सिकुड़ने लगेगा और सिकुड़ते 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 क्या होगा, ये फिर से पुनः 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 विलक्षणता के बिंदु में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हमने बिग बैंग थ्योरी देखी थी, तो बिग बैंग थ्योरी जब हमने देखी थी तो वहां पे मैंने बताया था कि बिग बैंग थ्योरी जो है कि विलक्षणता के बिंदु में विस्फोट के कारण जो है कि शुरू होती है, वहीं से बिग बैंग सिद्धांत स्टार्ट होता है
वहीं से जो है कि ब्रह्मांड का निर्माण शुरू होता है, वहीं से हाइड्रोजन गैस निकलती है, समय बनता है, सब कुछ मैंने वहां पे आपको बताया था। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि फिर से पुनः पुनः ब्रह्मांड क्या होगा, ब्रह्मांड पुनः एक जो है कि बिंदु में समा जाएगा और विलक्षणता के बिंदु में समा जाएगा, और फिर कुछ समय बाद, कुछ समय तक विलक्षणता का बिंदु एज इट इज बना रहेगा, और फिर कुछ समय बाद पुनः बिग बैंग घटना होगी और फिर से जो है कि ब्रह्मांड का निर्माण होगा। इसी सिद्धांत को बोला जाता है बिग क्रंच या सुपर क्रंच सिद्धांत। क्या बोला जाता है, बिग क्रंच या सुपर क्रंच सिद्धांत, इसके लिए बोला जाता है। एक चीज और है जिसको थोड़ा सा देख लेते हैं, एक और है, चाहिए यहीं पे देख लेते हैं, बिग रिप थ्योरी। बिग रिप थ्योरी, बिग रिप सिद्धांत। ठीक है, बिग रिप थ्योरी क्या है, बिग रिप थ्योरी भी कुछ कुछ ऐसी ही है, बट थोड़ा सा कहने का अंदाज गलत जो है कि बदल दिया गया है। यहां पे बोला गया है कि ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, एक समय आएगा कि ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं टूट जाएंगी, यहां तक कि स्पेस टाइम, जो ब्रह्मांड में जो समय है वो भी क्या होगा, टूट जाएगा, और टूट करके डार्क एनर्जी की तरह जो है कि धीरे 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 कन्वर्ट हो जाएगा, डार्क एनर्जी में, प्रेक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरीके से पूरे ब्रह्मांड का क्या हो जाएगा, समापन हो जाएगा। तो ये पूरा जो है कि सिद्धांत जो है कि बताया गया है, यानी कि हम आज के क्लास में ब्रह्मांड की जो है कि उत्पत्ति से लेके ब्रह्मांड के अंत तक का पूरा कॉन्सेप्ट जितना जो है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा गया है, वो सारा कुछ हमने देख लिया। ठीक है, तो आज के क्लास में हम यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है ना, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा आपका सौरमंडल। सौरमंडल, नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट होगा, सौरमंडल स्टार्ट होगा, सोलर सिस्टम स्टार्ट होगा। सोलर सिस्टम में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, सोलर सिस्टम में हमें देखने को मिलेगा आपके प्लैनेट्स देखने को मिलेंगे, सैटेलाइट्स देखने को मिलेंगे, एस्टेरॉइड देखने को मिलेंगे, मेट्रॉइड्स देखने को मिलेंगे, है ना, गैसेस देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, ये सारी संरचना हमें 1 बाय 1 करके जो है कि देखने को, वैसे पुच्छल तारा कॉमेट देखने को मिलेगा। ये सारा जो है कि स्ट्रक्चर हमें वहां पे क्या करना है, स्टडी करना है, इसके बारे में जो है कि देखना है। बाकी जो कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड जो है कि चीजें थी वो लगभग जो है कि समाप्त हो चुकी हैं। अब हम सोलर सिस्टम पे आ चुके हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।